हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया है और वर्ष 2024 का यह गणतंत्र दिवस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हमारे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन किए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपने संबोधन में कहा गया है, उससे संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स, मेंस दोनों दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन घोषणाओं में कई प्रकार की योजनाओं को सरकार अपनी उपलब्धियों को जो इसमें शामिल करती है उससे एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो बिहार के राज्यपाल जी के द्वारा जो संबोधन में कहा गया है उसको डिस्कस करेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने संबोधन में जो योजनाओं के बारे में कहा गया उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही इन संबोधन में जो योजनाओं का डिस्कस हुआ उस योजनाओं के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे जाति आधारित जनगणना के बारे में जानेंगे, आरक्षण की सीमा के बारे में बताया गया उस चीज़ को जानेंगे, 7 निश्चय योजनाओं का इनमें जिक्र किया गया है तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे ताकि प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चन हमसे ना छूटें। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के द्वारा जो संबोधन किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास को संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ विकास पर जोर देती है। यानी इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार का मुख्य फोकस है गुड गवर्नेंस और न्याय के साथ जो हमको डेवलपमेंट जो करना है उसमें न्याय हो, सभी वर्गों का कल्याण हो। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया है कि अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया गया है कि वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 लाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राज्य में 7 निश्चय योजना 2 बार लाई गई है। पहला था 7 निश्चय योजना 1 जो 2015 से 2020 के लिए था और साथ ही 7 निश्चय योजना 2 जो 2020 से 2025 के लिए है। इस योजना के अंतर्गत जो 7 निश्चय योजना 2 है इसमें घोषणा किया गया था कि राज्य में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। उसके बारे में भी राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा है। साथ में इसमें भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन का प्रयोग करते हुए राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाई। तो राज्य में जाति आधारित जनगणना के बारे में डिस्कस किया गया है तो उससे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसमें बताया गया है कि सामाजिक कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 75% कर दिया गया है। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप चलाए जा रहे हैं जो किसानों को कल्याण करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, हमने अभी राज्यपाल जी के संबोधन में देखा कि उन्होंने किन किन योजनाओं को डिस्कस किया है। तो 7 निश्चय योजना 1 आरक्षण जो किया गया उसके बारे में बताया गया है, जाति आधारित जनगणना और कृषि रोड मैप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इनसे संबंधित आपको टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लिए जाने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं और इसी बिहार को विकसित करने के क्रम में उन्होंने 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 2 लाया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिहार को विकसित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसी आधार पे हमने जाति आधारित जनगणना भी करवाई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इसी आधार पे हमने आरक्षण की सीमा में भी वृद्धि की है। साथ ही इन्होंने बताया कि जाति आधारित जनगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं उसी आंकड़ों के आधार पे हमने बिहार में लघु उद्यमी योजना लाने की घोषणा की है। इस लघु उद्यमी योजना के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस योजना के तहत बिहार के लगभग 94 लाख से अधिक लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके स्वरोजगार के लिए। साथ ही उन्होंने बताया, अपने संबोधन में कहा कि जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस मौके पे, गणतंत्र दिवस के मौके पे, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको उनकी राशि का वितरण किया। तो यहाँ पे हमने मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन में देखा कि उन्होंने क्या कहा। दोनों संबोधन, या राज्यपाल महोदय का हो या मुख्यमंत्री जी का, इन संबोधन में 2-3 चीज़ें कॉमन थी। वो था जाति आधारित जनगणना, उसके बाद था हमारा 7 निश्चय योजना। तो इन सब योजनाओं के बारे में हम बेसिक्स डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में डिस्कस किया था कि जाति आधारित जनगणना जो कराई गई थी उस आधार पे एक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़ों के आधार पे हमने बिहार लघु उद्यमी योजना को स्टार्ट किया है, जिसके तहत 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी उन्हें स्वरोजगार के लिए। यहाँ पे अब ये जो हमारा बिहार लघु उद्यमी योजना है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत जो है 94,33,312 गरीब परिवारों को अगले 5 वर्षों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके स्वरोजगार के लिए। अब इसके लिए लाभार्थी कौन होंगे, तो इसके लिए लाभार्थी बताया गया कि जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अर्थात बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी आय, मासिक आय, वार्षिक नहीं है, मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लोगों को जो पैसे दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए, ये पैसे इन्हें 3 किस्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें 3 किस्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले साल में इन्हें 25%, नेक्स्ट दूसरे साल में 50% और तीसरे साल में 25%, अर्थात 3 किस्त में इन्हें जो है वो 100% राशि मिल जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि इस योजना को, बिहार लघु उद्यमी योजना को स्टार्टिंग में लगभग 5 लाख जो लाभार्थी उनके लिए स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया है। उनको योजना देने के बाद इस योजना का रिस्पॉन्स अगर बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद ही इसके विस्तार को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल ये योजना 5 लाख लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है और इसके तहत जो बताया जा रहा है कि 3 किस्त में इन्हें लगभग 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पहले किस्त में 25%, दूसरी किस्त में 50% और लास्ट किस्त में 25% करके राशि इन्हें दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कि बिहार 7 निश्चय योजना का भी इसमें डिस्कस किया गया था, उसके विषय में भी देख लेते हैं। आपने देखा स्टार्टिंग में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस 7 निश्चय योजना जो है इसका प्रथम फेज 2015 से चलाया गया था और द्वितीय फेज जो है 2020 से 2025 के लिए चलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत 7 निश्चय में कौन कौन शामिल है।
साथ ही 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 7 निश्चय में कौन कौन शामिल है इसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में बीपीएससी ने ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। 7 निश्चय योजना 1 को हम लोग देख लेते हैं, जो 2015 से 2020 के लिए था। इसमें पहला निश्चय था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा था हर घर बिजली लगातार, चौथी निश्चय योजना थी हर घर नल का जल, पांचवा था हर घर तक पक्की गली नली, छठा था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत आप ज़रूर याद रखेंगे कि 7 निश्चय योजना 2015 से 20 के लिए 5 साल के लिए था। इसमें 7 निश्चय में कौन कौन शामिल है, और नेक्स्ट 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो 2020 से 2025 के लिए है, इनमें कौन कौन से निश्चय शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस युवा शक्ति बिहार की प्रगति को आधार बनाते हुए बिहार सरकार ने बताया था कि हम आने वाले वर्षों में कुल मतलब बहुत सारे रोजगार का सृजन करेंगे, जहाँ पे इसमें बताया गया 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, टोटल 20 लाख रोजगार का सृजन बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट था सशक्त महिला सक्षम महिला, थर्ड था हमारा हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसी के तहत आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 5वां था स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा था सुलभ संपर्कता योजना, और 7वां था सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय योजना के बारे में हमने डिस्कस किया। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में कौन कौन से घटक शामिल हैं, और 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में कौन कौन से घटक शामिल हैं। आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक तो हमने बिहार सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो घोषणाएं की गई थी, कुछ योजनाएं जिनका जिक्र किया गया था, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस पे राज्य सरकार के द्वारा जो झांकी निकाली गई थी, उस झांकी में कौन प्रथम स्थान पे रहा है, कौन दूसरे स्थान पे रहा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो परेड की झांकी ली है, इसमें कुल 14 झांकियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पे आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पे नगर विकास आवास विभाग है, उसके झांकी को शामिल किया गया है, जिसका थीम था कबाड़ से कमल। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके का आपसे परेड जो निकलती है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम स्थान पे कौन था, उसका थीम क्या था, दूसरे स्थान पे कौन है, तो ये जरूर याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी को शामिल किया गया था, और यहाँ पे इसका थीम था मेडल लाओ नौकरी पाए। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में बिहार में 45वां विभाग के रूप में बिहार राज्य खेल विभाग की स्थापना की गई है, और इसमें यह बताया गया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ करके एक स्कीम भी बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है कि बिहार में जो खेल में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मेडल लाएंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी भी बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। तीसरे स्थान पे देखा जाए तो कृषि निदेशालय और विधि विभाग को संयुक्त रूप से 2 विभाग है यहाँ पे, कृषि निदेशालय और विधि विभाग को तीसरे स्थान पे रखा गया है। कृषि विभाग की थीम थी फसल विविधीकरण कृषि उन्नति का आधार, और तीसरे स्थान पे ही हमारा जो विधि विभाग था उसका थीम था लोक अदालत निशुल्क सक्षम विधिक सहायता। साथ में ही देखा जाए तो वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के परेड के लिए बेस्ट परेड का अवार्ड जो दिया गया है वो CRPF को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा बिहार का जो पहले स्थान पे रहा है, जिसका थीम आप यहाँ पे देख सकते हैं कबाड़ से कमाल। और ये कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास नगर विकास एवं आवास विभाग, इसे पहले स्थान पे दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो दूसरे स्थान पे था, दूसरे स्थान पे है खेल विभाग और इसका थीम था मेडल लाओ नौकरी पाओ। तीसरे स्थान पे आप देख सकते हैं कि संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे दिया गया कृषि विभाग को,
और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को। और इसका थीम को आप देख सकते हैं कि कृषि विभाग का थीम था हमारा वो फसल विविधीकरण, और इसका था कि हमारा लोक सहायता पे बल देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CRPF को बेस्ट परेड का अवार्ड मिला है। अब हम यहाँ पे थोड़ा बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में उन्होंने बताया था। आप सभी को पता है कि वर्ष 2023 में बिहार जाति आधारित जनगणना का कार्य पूरा हो गया था। इसके आधार पे बिहार में जो कुल आबादी है 13,07,25,310 है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में जो आबादी थी 10,40,99,452। अगर इन 12 वर्षों में अगर देखा जाए कि कितनी वृद्धि हुई है तो लगभग 25.5% की वृद्धि बिहार में हुई है। तो ये याद रखेंगे कि कितनी आबादी है बिहार में जाति आधारित जनगणना के आधार पे 13,07,25,310, और जबकि जनगणना 2011 के अनुसार था 10,40,99,452। तो इन 12 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है? 25.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जाति आधारित जनगणना कराई गई थी उसमें किस वर्ग के कितने लोग, कैटेगरी के कितने व्यक्ति थे, प्रतिशत था उनका जनसंख्या में, आबादी का प्रतिशत। तो EBC का लगभग है 36.01%, पिछड़ा वर्ग आप देख सकते हैं 27.12%, अनुसूचित जाति की आबादी है 19.65%, और ST की जो है हमारा अनुसूचित जनजाति 1.68%। सामान्य का जो आबादी का प्रतिशत है 15.52%। तो हमने जाति आधारित जनगणना के बारे में देखा। अब हम बिहार में जो आरक्षण की सीमा में वृद्धि की गई है उसके बारे में देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले आरक्षण सीमा जो है अभी भी मैक्सिमम कितना हो सकता है आरक्षण सीमा, तो 50% हो सकता था। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक जो EWS वर्ग के लिए 10% लाया गया, बढ़ाकर कर दिया गया। अब बिहार सरकार के द्वारा इसे बढ़ाकर राज्य में जो आरक्षण का प्रावधान है वो 75% कर दिया गया है। तो बिहार में कुल कितना आरक्षण है? 75%। इसमें अब 65% तो आप समझ सकते हैं सभी लोग के लिए हैं, और 10% जो है EWS के लिए है। सभी लोग मतलब यहाँ पे इसमें शामिल हो जाते हैं। 65 में SC, ST, OBC इन सब के लिए यह 65% है। तो ये हम देख लेते हैं कि बिहार में जो 75% आरक्षण का विभाजन किस प्रकार है। 65% में हमने बताया कि EBC, BC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, और वहीं 10% जो है हमारा वो EWS के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अब हम 65% के बारे में देख लेते हैं कि वर्तमान में EBC के लिए 25% आरक्षण है। इससे पूर्व था बिहार में 18% उनको दिया जाता था। अब बिहार में EBC के लिए 25% आरक्षण हो गया। पिछड़ा वर्ग का पहले 12% था, अब इन्हें 18% कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए, SC के लिए बात किया जाए तो पहले 16% था, अब वर्तमान में इसे वृद्धि करके कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो पहले इन्हें 1% था, अब इन्हें वृद्धि करके 2% कर दिया गया है। और 10% तो आप जान ही रहे EWS के लिए। तो इसी आधार पर बिहार में 75% आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन में कहा गया उसे हमने देखा, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा जो बताया गया उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना जैसे 7 निश्चय योजना को हमने डिस्कस किया। बिहार में जो झांकी निकली है उसके बारे में डिस्कस किया। 7 निश्चय योजना को बारे में आप फिर से देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें।